हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट्स दैट मैटर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने अपने चैनल पर अभी हाल ही में एक पोस्ट की थी 1-2 दिन पहले कि अगर आपके लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं तो हमें इस पोस्ट के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वादे के मुताबिक आपकी जो भी क्वेरीज हमें मिली हैं, करीब 100+ क्वेरीज हमें अब तक मिल चुकी हैं। तो उनको हमने टोटल 20 के आसपास जो है पॉइंट्स में बांटा हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो आपके सभी जो भी क्वेरीज हैं उन सभी का हम रिप्लाई करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको लेखपाल भर्ती से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमने पॉइंट रखा है वो रखा है, जैसे कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के जो है कमेंट्स मिले हैं एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक से रिलेटेड, कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक है। जैसे कि कोई जो है कैंडिडेट अनमैरिड हैं लेकिन मैरिज स्टेटस उनका येस हो गया है फॉर्म अप्लाई करते टाइम। किसी की प्रॉब्लम है कि रोल नंबर में डिजिट गलत फिल हो गया है, या एड्रेस में कोई वर्ड मिसिंग हो गया है, या फिर अदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक जो है उनके एप्लीकेशन फॉर्म में हो गई है। तो उन सभी के जो है कमेंट्स आ रहे हैं, क्या उनको डीवी में कोई समस्या हो सकती है, उन्हें एफिडेविट बनवाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दूं कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, तो अभी हाल ही में किसी कैंडिडेट्स ने एक मैसेज के माध्यम से बताया था, जिनका हाल ही में डीवी हुआ होगा। तो दोस्तों, उस कैंडिडेट के अनुसार ये बताया गया है कि जब उसकी डीवी थी तो सचिव जी ने वहाँ खुद आकर के ये बोला था कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप जो डीवी लेटर के साथ में प्रपत्र मिले हैं उनको सही तरीके से भरें और उनमें कोई मिस्टेक न होने दें। क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कोई गलती हो गई है तो यहाँ आप सही भरेंगे तो जो आपकी फीडिंग वगैरह होगी वो इसी अकॉर्डिंग जो है जो प्रपत्रों में जानकारी दी जाएगी वो वहाँ पर जो है करेक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि आपका अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसको लेकर के जैसा कि उसने बताया तो कोई भी एफिडेविट वगैरह बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके प्रपत्र जो दिए गए हैं उनमें एक जो प्रपत्र फर्स्ट वाला है वो एक तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म ही है। तो इस बात को लेकर के आप परेशान हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसा उस कैंडिडेट का कहना था वो जानकारी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप जो भी मिस्टेक आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम हो गई है तो आप उसके अकॉर्डिंग एफिडेविट बनवा के ले आ सकते हैं। अदरवाइज जो है जैसा कि कैंडिडेट्स ने बताया उसके मुताबिक यहाँ पर एफिडेविट की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सेकंड नंबर पर है, कुछ कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे हैं कि हमारे जो पिताजी का जन्म स्थान है वो दूसरे स्टेट का है, जैसे कि एमपी या राजस्थान या अदर कोई स्टेट, लेकिन हमारा जो है वो यूपी का है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आपके फादर जो है वो कहीं का भी उनका जन्म स्थान है, इससे कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अगर आपका अब जो है निवास स्थान परमानेंट एड्रेस यूपी का है और आप जो है फादर का जो जन्म स्थान पूछा है वहाँ पर जो है उनकी जन्म स्थान वाली सही डिटेल्स फिल करें, और आपके बारे में जहाँ पर पूछा गया है तो अपना सही तरीके से फिल करें। अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र जो है यूपी का है, वैलिड है, तो आपको कोई भी समस्या डीवी के दौरान नहीं होगी। तो दोस्तों, इस बात को लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो है वो है प्रपत्र में ग्रेजुएशन डिटेल भरें या नहीं भरें। तो दोस्तों, जैसा कि कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा बताया गया है जिनका कि डीवी हो चुका है, यही बताया है कि आयोग में आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह या डिग्री लगाने के लिए साफ साफ मना किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि लेखपाल के पद के लिए जो रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन थी वो 12th तक थी। तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के लिए मना किया जा रहा है पूरी तरीके से कि आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट भले ही ना करें, क्योंकि आपको इसके बाद में जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आप अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे, तो आपके डिपार्टमेंट में यानी कि राजस्व विभाग में एक बार फिर से डॉक्यूमेंट आपके मांगे जाएंगे। तो वहाँ पर आपके पास जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रमोशन पर्पज़ से आप लगा सकते हैं। अब बात आती है भरने की या नहीं भरने की। तो अगर आप चाहते हैं ग्रेजुएशन डिटेल भरना तो भर सकते हैं, लेकिन जो है वहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको मना किया जा रहा है, ऐसा कैंडिडेट्स के द्वारा बताया गया है। अब फोर्थ पॉइंट है कि एनओसी किन कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो भी कैंडिडेट जब आपने लेखपाल के लिए फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम पर अगर जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, तो आपके लिए एनओसी ज़रूरी है, आपको एनओसी लगानी होगी। अदरवाइज़ आपको जो है जब डीयू में जाओगे आप और एनओसी नहीं वहाँ पर दिखाते हैं तो आपको 15 दिन का टाइम वहाँ पर भी आपको दिया जा सकता है। उसके बाद आपको एनओसी दिखाना ज़रूरी होगा। या जब आपने लेखपाल का फॉर्म अप्लाई किया था तब आपके पास जॉब नहीं थी तो आपको एनओसी जो है ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब लेखपाल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया गया था तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि मतलब आप यूपी में किसी सेवा में कार्यरत हैं या नहीं। तो कुछ सेंट्रल के जॉब करने वाले थे, उन्होंने वहाँ पर भी नो फिल कर दिया था, क्योंकि वो सेंट्रल में जॉब करते हैं।
लेकिन यूपी के बारे में पूछा गया था तो उनको भी, अगर वो पहले से जॉब में थे तो एनओसी उनके लिए भी अनिवार्य है। अगर नहीं बन रही है तो आपको यहाँ पर ये समस्या हो सकती है, क्योंकि आयोग के द्वारा 15 दिन का समय आपको दिया जाएगा एनओसी सबमिट करने के लिए। अगर आप कर देते हैं ठीक है, अदरवाइज आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों उसके बाद में बात करें 5th पॉइंट कि हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट में गैप है, क्योंकि क्या कुछ समस्या होगी। कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट्स मिले हैं कि उनके हाई स्कूल जैसे कि 2010 में क्या है और इंटरमीडिएट जो है 2014 में हुआ है, तो क्या उनको कोई समस्या होने वाली है। तो दोस्तों इस चीज़ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जो है बेफिक्र होकर अपना डीवी कराएं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्कशीट में कुछ वर्ड मिट गए हैं या ब्लर दिख रहे हैं या स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या करें। तो दोस्तों अगर आपकी 10th 12th किसी भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट में अगर वर्ड मिट गए हैं, यानी कि बिल्कुल भी दिख नहीं रहे हैं, अगर थोड़े बहुत दिख रहे हैं पता चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वर्ड बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं या मिट गए हैं तो या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या स्पेस वगैरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि 10th में फादर्स नेम में स्पेस नहीं है और 12th में फादर्स नेम में स्पेस है, तो इन चीज़ों के लिए भी आप जो है एफिडेविट बनवा के ज़रूर ले जाएं, क्योंकि ऐसी जानकारी में आया है कि जो स्पेस वगैरह की प्रॉब्लम भी है अगर किसी की सर्टिफिकेट्स में, तो वहाँ पर आपसे एफिडेविट मांगा जा रहा है। और अगर जो भी एफिडेविट नहीं लेकर गए हैं तो उन्हें 15 दिन का टाइम दिया गया है, 15 दिन के अंदर वो अपना एफिडेविट सबमिट कर दें। तो आप जो भी अपनी पूरी तैयारी है वो तैयारी के साथ जाएं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों हमारी भी पूरी कोशिश रहती है कि आपके जो भी डाउट हैं उन्हें क्लियर किया जा सके, जिससे कि आपको डीवी के दौरान कोई भी परेशानी न हो। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम डीवी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनकी कमेंट्स का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका जो है वो है पॉइंट कि नाम के आगे कुमार या कुमारी लगा है, क्या कोई परेशानी होगी। तो उसके बारे में आपको बता दूं, जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन जो फिल किया था तब उन्होंने कुमार या कुमारी नहीं लगाया था, लेकिन उनके मार्कशीट जैसे 10th की मार्कशीट है 12th की मार्कशीट है उसमें कुमार या कुमारी लगा हुआ है। तो इस केस में आपको क्या है कि एफिडेविट बनवा के आप ज़रूर ले जाएँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी सुनने में आया है कि जिनके नाम के आगे कुमारी या कुमार लगा हुआ है उनसे भी एफिडेविट मांगा जा रहा है। अब ये बात सच है या नहीं इसके बारे में पता नहीं, लेकिन जो कैंडिडेट्स डीवी करा के आए हैं उन्हीं के द्वारा जो है वो सुनने में आया है। उसके बाद अगर जैसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी कुमारी भरा है और आपके डॉक्यूमेंट्स में भी कुमारी या कुमार लगा हुआ है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुमारी है और 10th की मार्कशीट में है और 12th की में नहीं है तो आप इस केस में भी एफिडेविट ले जाएं, जिससे कि आपको कोई परेशानी न हो। उसके बाद में काफ़ी सारे कैंडिडेट डाउट हैं कि जब हमने फॉर्म फिल किया था तो वहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डलवाए गए थे, तो क्या वही वाला ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाना होगा या हमने नया सर्टिफिकेट बनवा लिया है वो ले जाएँ। तो जैसा कि जानकारी में आ रहा है कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अगर उन्होंने अपना नया सर्टिफिकेट हाल फिलहाल में बनवाया है तो आयोग के द्वारा ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट है तो लेटेस्ट वाला ही लगाएं, और आपके पास नहीं है तो आप जो है पुराना वाला जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम नंबर सर्टिफिकेट नंबर उसका दिया था वही आप जो लगा सकते हैं। आपके पास जो पुराना है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी लेटेस्ट सर्टिफिकेट है वो आप जो ओबीसी का लगा दें, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का हो या बाद का हो, क्योंकि कास्ट आपकी जो हमेशा एक ही रहती है तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट है कि जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र में मिस्टेक है, क्या करें। कास्ट सर्टिफिकेट है डोमिसाइल में अगर कोई मिस्टेक है, जैसे कि किसी की स्पेलिंग में मिस्टेक आ गई है, फादर्स नेम की में या कोई स्पेस वगैरह की प्रॉब्लम आ गई है, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डेट है आपकी उसमें अगर टाइम है तो आप जो है नए कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 दिन में आपके ये बन के आ जाते हैं। और अगर आपके डीवी में टाइम नहीं है तो किसी भी जो त्रुटि हो गई है अगर आपकी, तो उसके लिए एफिडेविट जरूर ले जाएं, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। उसके बाद में 10th नंबर का जो पॉइंट रखा हुआ हमने वो रखा हुआ है ईडब्ल्यूएस से संबंधित। तो कुछ कैंडिडेट्स के कन्फ्यूजन ये भी हैं कि ईडब्ल्यूएस जो है वो 1 अप्रैल से 28 जनवरी ही क्यों मांग रहे हैं, कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। तो उन कैंडिडेट को जो है क्लियर हम कर दें कि ईडब्ल्यूएस जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए सर्टिफिकेट मांगा जाता है, यानी कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट जो कि इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन के अंतर्गत आते हैं तो उनसे वहाँ पर जो है रिजर्वेशन अगर बेनिफिट अगर वो लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो कि पूरी तरीके से आपकी इनकम पर आधारित होता है, तो फिनेंशियल ईयर पर डिपेंड होता है। यानी तो दोस्तों आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है वो केवल 1 साल के लिए यानी कि 1 वित्त वर्ष के लिए मान्य होता है, और आपका 1 वित्त वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक होता है। लेकिन जैसा कि आप अगर पूछ रहे हैं कि कहाँ पर लिखा है, तो जो विज्ञापन था, विज्ञापन के जो हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है पैरा नंबर 8.3 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आरक्षण
या आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक वित्त वर्ष के लिए ही मान्य होता है और वित्त वर्ष आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है। लेकिन फॉर्म की लास्ट डेट तक का जो कि सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं तो फॉर्म की लास्ट डेट थी 28 जनवरी। तो इसीलिए यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि 28 जनवरी से पहला ही होना चाहिए आपका, और एक वित्त वर्ष के लिए मान्य होता है तो 1 अप्रैल से 28 जनवरी के बीच का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर जो बिल्कुल आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन में दे दी गई है, तो इस बात को लेकर के आप कंफ्यूज न हो। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। दोस्तों उसके बाद में नेक्स्ट जो है क्वेरी है ईडब्ल्यूएस में ओवर राइटिंग से संबंधित है। यानी कि कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट्स ऐसे ही मिले हैं कि जब उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया है तो बनाते टाइम जो है वहाँ पर कोई गलती हो जाने की वजह से वाइटनर लगा के उनके द्वारा सुधार दिया गया है और उस जगह पर साइन या मोहर भी लगा दिए गए हैं, या फिर जो है किसी भी तरीके से कोई ओवर राइटिंग हो गई है और उस जगह पर साइन या मोहर सक्षम अधिकारी के द्वारा कर दिए गए हैं, तो क्या कोई समस्या आएगी? तो दोस्तों यहाँ तक मेरा जो अनुमान है तो इस केस में आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी बनाते टाइम उनसे कोई गलती हुई है या कोई ओवर राइटिंग वगैरह हुई है तो वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को वेरीफाई कर दिया है साइन और मोहर करके, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी जो कैंडिडेट डीवी करा के आए हैं उनके द्वारा नहीं मिल पा रही है, तो आपको कोई भी जानकारी गलत मैं आपको नहीं दूंगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी समस्या होगी तो आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा, तो आप इसको लेकर के निश्चिंत रहें। और फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या किसी और अदर कैंडिडेट की ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड इस तरीके की समस्या है, उसके लिए अलग से आख्या बनवा करके ले आ सकते हैं। और जो आख्या आप बनवाएंगे उसको लेखपाल और तहसीलदार साहब से वेरीफाई करवाने के बाद में आप उसकी 2 कॉपी तैयार कीजिएगा, जिसको आप एक कॉपी जो है वहीं तहसील में जमा कर दें और दूसरी कॉपी जो है ज़रूरत पड़ने पर आयोग में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ दे सकते हैं। और अगर आपकी छोटी मोटी कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो गई है तो उसके लिए आप एफिडेविट भी बनवा करके ले आ सकते हैं। तो उम्मीद है आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में एक कैंडिडेट का डाउट था कि उसके पास ईडब्ल्यूएस मार्च का बना हुआ है और हर साल का है, तो वो इनवैलिड क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस जो होता है वो एक वित्त वर्ष के लिए मान्य होता है, लेकिन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का मांगा है तो 28 जनवरी थी, जो कि तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल से 28 जनवरी तक का ही मान्य होगा। लेकिन अगर आपके इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो जैसे कि मार्च का बना हुआ है वो आपके पिछले वित्त वर्ष का होगा। दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि अगर आपका 2021-22 के लिए बना हुआ है तो आपकी 20-21 की आय पर आधारित होता है, लेकिन अगर आपका मार्च का बना हुआ है तो वो 2019-20 की आय पर आधारित होगा, क्योंकि मार्च में आपका जो है वित्त वर्ष 2021 चल रहा होगा। लेकिन अगर इस तरह की आपकी प्रॉब्लम है तो ये आपके जो है पूरी तरीके से आयोग पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा जानकारी में आया है कुछ कैंडिडेट का 28 जनवरी के बाद का सर्टिफिकेट है, फिर भी उनसे जो है प्रोविजनल का फॉर्म भरवा रहे हैं, जबकि आयोग जो है चाहता तो उसको अमान्य भी कर सकता था और उनको जनरल कैटेगरी में कंसिडर कर सकता था, लेकिन उनसे वहाँ पर प्रोविजनल का फॉर्म भरवाया गया है। तो यहाँ पर आप जो है इस चीज़ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से आयोग पर ही डिपेंड करती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो कमेंट है वो है कि बैंक ट्रांजैक्शन आईडी नहीं मिल रही है या कुछ कैंडिडेट्स के पास है भी, तो कौन सी भरें? दोस्तों आपको इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जिन कैंडिडेट्स के पास बैंक की ट्रांजैक्शन आईडी है वो फिल कर दें, और जिनके पास नहीं है वो उस कॉलम को ब्लैंक छोड़ दें, इससे कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। जिन कैंडिडेट्स का डीवी हो गया उनके द्वारा भी यही बात जो है बताई गई है। और उसके बाद अगर है तो कौन सी भरें? तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया गया था तो जो 25 रुपये फीस आपकी जो कटी थी वो केवल आपका बैंक चार्ज था, वहाँ पर आपकी जो परीक्षा शुल्क वगैरह नहीं था। परीक्षा शुल्क जो था आपका वो था आपका जो 200 रुपये कटे थे, तो आप इसमें 200 रुपये वाली ट्रांजैक्शन आईडी भर सकते हैं, इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। उसके बाद में जो है नेक्स्ट कमेंट है कि प्रपत्र में CBSE ग्रेड का कैसे भरें या कोई अदर समस्या है प्रपत्र को भरने में तो क्या करें? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियोज में बताया है प्रपत्र के बारे में कि जब आप डीवी के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा और आपको 1 बाय 1 जो है प्रत्येक कॉलम के बारे में प्रपत्र के बारे में समझाया जाएगा कि आपको किस कॉलम में क्या बनना है और कैसे बनना है। और आपसे ये भी बोला जाएगा, जैसा ही कैंडिडेट्स ने बताया है, कि जो कैंडिडेट साथ साथ भर सकते हैं वो साथ साथ भरें, अदरवाइज जो है आपको वहाँ पर प्रॉपर टाइम मिलेगा, उसमें आप जो है भर के इसको जमा कर सकते हैं। आपकी जो है CBSE ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में आप अपनी मार्कशीट की दूसरी साइड में देखें, पीछे की साइड हो सकता है कि इसके बारे में
मार्क्स में कैसे चेंज करेंगे सब बताया गया हो। उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो है कमेंट है कि स्कूल एडमिशन डेट और लिविंग डेट में क्या आएगा। तो स्कूल एडमिशन डेट जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जुलाई से ही आपका जो सेशन स्टार्ट होता है, तो आप इसमें 1 जुलाई और जो सेशन में आपने एडमिशन लिया होगा वो सेशन आप भर सकते हैं। जैसे कि आपने 10th जो है वो 2011 में क्या हुआ है, तो आपकी एडमिशन डेट जो है आप खाली सेशन भी भर सकते हैं या फिर 1 जुलाई करके सेशन भर सकते हैं। और लिविंग डेट के लिए आप जो है आपकी जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट पर जो भी जारी दिनांक होगा वो आप डाल सकते हैं वहाँ पर। इसको लेकर के तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स के उपजाति यानी कि सबकास्ट से रिलेटेड भी कमेंट आ रहे हैं। तो दोस्तों सर नेम और सबकास्ट में आपका यहाँ पर डिफरेंट होता है। उपजाति आपकी होती है, जैसे कि जाति हो गई आपकी, जैसे कि आप ओबीसी से हैं या एससी से हैं या एसटी से हैं या जनरल से हैं। और उपजाति आपकी हो गई, जैसे कि अगर आप ओबीसी में बात की जाए तो ओबीसी में आप जाट हैं या अहीर हैं, तो इस तरीके से आपकी उपजाति आएगी। सरनेम और उपजाति में आप दोनों में डिफरेंट समझें और इसको आपकी यहाँ पर जो उपजाति है वही आपको भरनी है, जैसा कि हमने आपको बताया। नेक्स्ट किसी कैंडिडेट का कमेंट मिला था कि अगर डीवी के लिए टाइम से नहीं पहुँच सके तो क्या। तो दोस्तों आप सभी से मेरा यही कहना है कि आपका अगर डीवी फर्स्ट शिफ्ट में है जो कि 10 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो आप जो है करीब आधा घंटा पहले पहुंचने की ही कोशिश करें। और सेकंड शिफ्ट में है तो भी आप आधा घंटा कम से कम पहुंचने की पहले कोशिश करें। फिर भी अगर किसी कारणवश आप जो है लेट हो जाते हैं 10-20 मिनट, तो वहाँ पर अगर आप कोई उचित कारण बताएंगे तो हो सकता है कि आपको एंट्री दे दी जाए, लेकिन आप वहाँ पर समय से पहले ही पूरी पहुँचने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो है वो क्वेरी है कि आधार कार्ड में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या करें। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के भी आधार कार्ड में मिस्टेक है तो उसको लेकर के वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, क्योंकि आधार कार्ड वहाँ पर आपको सबमिट नहीं करना है। केवल आपका जो डीवी के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी हुआ था वहाँ पर लिखा हुआ था कि आप जो अपनी फ़ोटो युक्त पहचान पत्र एक ज़रूर लेकर के जाएं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर कार्ड, जो भी आपकी दूसरी कोई आईडी है वो आप वहाँ पर लेकर के जा सकते हैं, जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह न हो। क्योंकि वैसे तो आपसे कोई भी आधार कार्ड या कोई आईडी नहीं मांगी जा रही है, पर फिर भी अगर कोई आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई इश्यू लगता है तो वहाँ पर वो आपका आईडी वगैरह देख सकते हैं। तो इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। आपको दूसरी वैलिड जो भी फ़ोटो आईडी है वो आप ले आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वेरी है कि एनसीसी बी सर्टिफिकेट लगाने से कुछ लाभ मिलेगा क्या, और यदि हाँ तो क्या लाभ मिलेगा। तो दोस्तों एनसीसी का बी सर्टिफिकेट जो आपकी अधिमानी अर्हताओं में आता है, अधिमानी अर्हता वाला अगर कोई सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तो आपको इसका लाभ जरूर मिलता है। लेकिन इससे आपको लाभ जब होगा जैसे कि आपकी जो भी लेखपाला कट ऑफ जाता है, अगर आपके जो लास्ट कट ऑफ पर मार्क्स हैं और वहाँ पर 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स हैं, तो जिस कैंडिडेट के पास अधिमानी अर्हता यानी कि एनसीसी का बी सर्टिफिकेट और एक और जो अधिमानी अर्हता है वो सर्टिफिकेट अनुष्ठान लगाए होंगे तो उसको वहाँ पर पहले मौका दिया जाएगा। तो समान होने की स्थिति में इसका लाभ मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेरी है वो पीएच सर्टिफिकेट कौन सा लगाएं, ऑनलाइन, ऑफलाइन या यूपीट्रिपलसी फॉर्मेट। तो दोस्तों इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है और मैं आपको कोई भी गलत जानकारी देना भी नहीं चाहूँगा। तो जो भी पीएच कैंडिडेट हैं अगर इसके बारे में उनको कोई भी अगर डीवी करा के आए हैं, सही तरीके से नॉलेज हो और हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देने की कोशिश करें और हम उस कमेंट को पिन कर देंगे, जिससे कि कैंडिडेट्स के पास इसका जो है सटीक रिप्लाई पहुंच सके। लेकिन मेरा जो मानना है तो आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी अगर सर्टिफिकेट है, वैलिड सर्टिफिकेट है, तो आपको मान्य होना चाहिए। बाकी इस चीज़ को लेकर के मैं श्योर नहीं हूँ। उसके बाद में एक कमेंट मिला है कि एग्ज़ाम टाइम पर मेरिट नहीं थी, अब हैं, क्या कोई मेरिट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो यहाँ तक मेरा अनुमान है कि आपको इस तरीके कोई भी सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सर्टिफिकेट आपसे वही मांगा जाता है आपके द्वारा। जैसे कि जब कोई रिजर्वेशन का आप बेनिफिट ले रहे हैं तो वहाँ पर आपसे रिजर्वेशन के लंबत क्षेत्र आरक्षण के जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वही मांगे जाते हैं। लेकिन मेरिट के केस में और अनमेरिट के केस में आपका यहाँ पर जो है कोई भी सर्टिफिकेट, जहाँ तक मेरा अनुमान है, आपको नहीं लगाना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट और आज का लास्ट जो पॉइंट है वो है कि एप्लीकेशन फॉर्म, पैड सर्टिफिकेट या मेन एग्जाम एडमिट कार्ड चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया है पिछले कई वीडियोज़ में कि जो प्रपत्र आपका दिया गया है उसमें जो पहला वाला प्रपत्र है वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म ही है। तो जिन कैंडिडेट के पास अगर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है, पैड सर्टिफिकेट है, तो वो ले जा सकते हैं। लेकिन आपकी वहाँ पर कोई भी ज़रूरत इसकी नहीं पड़ रही है, क्योंकि जो कैंडिडेट डीवी दे के आए उन्होंने बताया कि वहाँ पर आपके ये इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मांगा जा रहा है। जो प्रपत्र वगैरह हैं आपके वही आपको सही तरीके से बनना है। लेकिन अगर आप पास हैं तो आप ले जाएँ साथ में, क्योंकि उसमें कोई समस्या नहीं है, और आप पास नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपके जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं उनको एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं
कि वहाँ पर भी आपको इस तरीके की लिस्ट लगी हुई मिलेगी। आपको डॉक्यूमेंट जो लगाने हैं वो बायोमेट्रिक स्लिप, चेकलिस्ट, आवेदन प्रपत्र जो 1 से लेकर के 4 तक आपके दिए गए हैं, और 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आपके अलग अलग हैं तो अलग अलग, सिंगल ही है तो सिंगल। इंटरमीडिएट की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और आपके लंबत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जैसे कि OBC, SC, ST, EWS, और क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जैसे कि डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर या फिर PH या फिर जो है एक्स सर्विसमैन, और निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र जो आपका है वो आरक्षण की स्थिति में आपको लगाना होगा, जनरल कैंडिडेट के लिए लगाना जरूरी नहीं है। दोस्तों इन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है यूपी लेवल भर्ती 2022 के नाम से, आप उस वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। जो बायोमेट्रिक स्लिप है आपको वहीं से मिलेगी, और चेकलिस्ट जो फॉर्म है वो भी आपको वहीं से मिलेगा। इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। इसके अलावा आप जो है आपके लगभग 4 फोटो आपको चाहिए होंगे, और DV लेटर आपको ले जाना है, और एक वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ भी आप ले जाएं। तो लगभग यही डॉक्यूमेंट्स आपके जो वहाँ पर चाहिए होंगे। इसके अलावा कोई भी ग्रेजुएशन और CCC सर्टिफिकेट वगैरह जो भी हैं आप जो है वहाँ पर कोई भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इतना ही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद है आपको सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के परेशान है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसा ही कैंडिडेट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है, और सब कुछ आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है। बाकी जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और अगर किसी के इस तरह के डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर हो सकें। दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।